हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। और ये हमारी क्लास डेली जो है लाइव आती थी भाई शाम में 7 बजे, ठीक है? लेकिन कल प्रॉब्लम हो गई ये कि भाई माइक में आवाज़ जो है वो सही से आ नहीं रही थी। मतलब पहले कुछ 18-19 मिनट तक चला, उसके बाद जो है माइक से आवाज़ कट हो गई, ठीक है? तो इसीलिए जो है इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। और इसमें हम लोग क्या देख रहे होंगे भाई, तो भारतीय जो है न्यायपालिका उच्च न्यायालय, भारतीय न्यायपालिका जो है उसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को देख रहे होंगे, जिससे रिलेटेड हम लोग कितने प्रश्न कर रहे होंगे भाई। 150 जो है महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग इसको जो है क्लास को पूरा देख कर जाइएगा भाई। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है बनने की जो है हर एग्जाम में लगभग संभावनाएँ रहती हैं। तो इसको जो है आप सभी लोग पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। अगर 1 भी मिनट मिस किया भाई तो समझ लो नौकरी से दूर, ठीक है? इसमें जो है क्वेश्चन का सिलसिला अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो भाई 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में जो है सबसे पहले उच्च न्यायालय संस्था का गठन हुआ था। 1862 में किन 3 संस्थाओं पर उच्च न्यायालय स्थगित किए गए थे? तो भाई कलकत्ता, बम्बे और जो है मद्रास, 3 स्थानों पर जो है उच्च न्यायालय जो है स्थापित किए गए थे। 3 जगहों पर क्या किया गया था भाई? उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किया गया था। भारत का चौथा उच्च न्यायालय 1866 में कहाँ पर बना था? भाई इलाहाबाद, अब प्रयागराज है, वहां पर जो है पहला क्या बना था भाई? तो पहला कह रहा हूँ, चौथा जो है उच्च न्यायालय बना था 1866 में। कब बना था भाई? 1866 में ये बना था। वर्तमान 2024 तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी जो है वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं भाई? 25 उच्च न्यायालय हमें देखने को मिलते हैं। भारत का 25वां सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा भाई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में बना है 2019 में। अमरावती में 2019 में आंध्र प्रदेश का जो है 25वां उच्च न्यायालय, जो कि सबसे नवीनतम अभी फिलहाल के टाइम पे आ रहा है, वो है 25वां सबसे नवीनतम कौन सा भाई? तो वह जो है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में बना हुआ है, ठीक है? संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है? तो संविधान के भाग 6 में। किसमें भैया? भाग 6 में जो है संविधान के क्या है, उच्च न्यायालय का प्रावधान हमें देखने को मिलता है, ठीक है? संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच उच्च न्यायालय का वर्णन किया? तो अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या है भाई? ये जो है हमें उच्च न्यायालय का वर्णन यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया कि प्रत्येक न्यायालय के लिए क्या होगा भाई? एक उच्च न्यायालय होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या है भाई? ये अधिकार प्राप्त है संविधान संसद को कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही जो है उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेशों में केवल किन 2 के पास अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास क्या है भाई? अपना स्वतंत्र जो है उच्च न्यायालय देखने को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल किन के पास है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास है। भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 1 जुलाई 1862 में, 1 जुलाई जो है 1 जुलाई 1862 में बना था। कब बना था भैया? 1862 में जो है 1 जुलाई 1862 को बना था जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्वप्रथम, ठीक है? देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के आधार पर? तो भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या भाई? जनसंख्या के आधार पर, मतलब वैसे तो उत्तर प्रदेश है ही भाई, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये जो है न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर बहुत बड़ा है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं? किस उच्च न्यायालय के जो है अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्या आते हैं भाई? अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है? ये इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में देखने को हमें मिलते हैं। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 215 के तहत। अनुच्छेद 215 के तहत क्या भाई ये प्राप्त है? उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का, कोड ऑफ रिकॉर्ड का जो है दर्जा प्राप्त है अनुच्छेद 215 के तहत भाई, ठीक है? दादरा और जो है नगर हवेली एवं दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय। किसके भैया? बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? तो केरल उच्च न्यायालय के। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। किसके भैया? कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो है ये संदर्भ में आते हैं, ठीक है? पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में? तो मद्रास के। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो गुवाहाटी में। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है भाई? तो यह गुवाहाटी में। इसकी और बेंच कहाँ पर है? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। मतलब कि जो
ये नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां हैं। इन जगहों पर इसकी क्या है भाई, बेंच है। क्या भाई, इसकी बेंच जो है यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वॉइस तो प्रॉपर क्लियर है ना भाई? ऐसा तो ना हो कि फरफराहट वगैरह की आवाज आ रही हो। तो गुवाहाटी में, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय। वॉइस तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो भाई जबलपुर में। बेंच जो है इसका कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर में। बेंच इसका कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ है? तो यह भाई जो है जोधपुर। बेंच जो है जया में है। इसकी एक बेंच कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो जोधपुर में, और बेंच जो है इसका कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहले नैनीताल में था, अब इसे स्थानांतरित करके कहाँ किया गया है? तो हल्द्वानी में किया गया। कहाँ पर किया गया भाई? हल्द्वानी में जो है अब इसको कर दिया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहले नैनीताल में था, अब इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? हल्द्वानी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भाई बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गांधीनगर में नहीं है भाई, अहमदाबाद में। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भाई कटक में स्थित है। कहाँ पर है? कटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 217 में। किसमें भैया? 217 में क्या देखने को मिलता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान देखने को मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेता है भाई? तो जो है परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो इसके द्वारा करने के लिए। ठीक है, किसकी परामर्श लेता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, यानी कि सीजीआई जो होंगे, और जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल होंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत में राज्य क्षेत्र में जो है कितने वर्ष तक न्याय के पद धारण करने का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष। कम से कम कितने वर्ष भैया? 10 वर्ष। कितने होने चाहिए भैया? 10 वर्ष जो है कम से कम होना चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो है भारत के राज्य क्षेत्र में कितने वर्षों तक न्यायिक पद धारण करने का अनुभव? कम से कम 10 वर्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो भाई 10 वर्ष ये भी होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई क्या होता है भाई? व्यक्ति जो होंगे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, शपथ तो राज्यपाल दिलाएगा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, लेकिन जो है ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये राष्ट्रपति को ही देंगे अपना त्याग पत्र, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, आगे क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो भाई 62 वर्ष देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है हमें? 62 वर्ष की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा, तो जो 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, इसके द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 कर दी गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो संबंधित राज्य के सिंचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ से दी जाती है? तो भारत की जो है सिंचित निधि से दी जाती है। बहुत कम जो है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या भाई? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का की पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ से दी जाती है? तो भारत के जो है, यानी केंद्र के जो है सिंचित निधि से जो है दिया जाता है। जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं पेंशन जब उनको दिया जाता है, लेकिन वेतन जो है संबंधित राज्य की सिंचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, क्या आपातकाल यानी कि जब अनुच्छेद 300 वित्तीय आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 360 के दौरान क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है? तो हाँ भाई, जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो इसके द्वारा जो अनुच्छेद 360 के तहत क्या किया जा सकता है भाई? तो जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, इसके दौरान जो है न्यायाधीशों, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय से जो है दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, सीजीआई के परामर्श पर, यानी कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा उसके जो है परामर्श पर उच्च न्यायालय से जो है दूसरे न्यायालय में जो है न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण किस प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 222 में क्या देखने को मिलता है भाई? न्यायालय के जो है न्यायाधीशों का जो है स्थानांतरण देखने को मिलता है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति आखिरकार कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 233 के तहत, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 233
23 के तहत, ठीक है, अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए की जा सकती है? तो 2 वर्ष के लिए अनुच्छेद 224 में दिया गया। अतिरिक्त यानी कि एडिशनल और जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए की जा सकती है? तो 2 वर्ष के लिए अनुच्छेद 200 जो है 24 में ये दिया गया है। सेवानिवृत्ति को जो है उच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए कौन सा अनुरोध कर सकता है? सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो उच्च न्यायालय की बैठकों में जो है उपस्थित होने के लिए कौन अनुरोध कर सकता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से क्या कर सकता है भाई? अनुरोध कर सकता है। क्या सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश उसी न्यायालय की वकालत कर सकता है? तो नहीं भाई, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कर सकता है, ठीक है। अन्य उच्च न्यायालयों में, उसी उच्च न्यायालय में जो है अस्थायी जो है न्यायाधीश उसी न्यायालय में क्या वकालत नहीं कर सकता, ठीक है भाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। जैसे महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया होती है वो जो है उच्च न्यायालय वाले जो न्यायाधीश होते हैं उन पर भी उसी तरीके से हटाया जाता है उनको भी, ठीक है। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाने के लिए कितने सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए? तो भाई जो है 100 सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से लाने के लिए 50, मतलब राज्यसभा से आधे, लोकसभा से जो है 100 हो जाएंगे, ठीक है, सीधा। न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या होता है? साबित कदाचार या असमर्थता होती है, ठीक है। भारत के इतिहास में आज तक कितने उच्च न्यायाधीश के महाभियोग से हटाया गया? तो एक भी नहीं। प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन पारित नहीं हुई भाई, आज तक कोई भी हटा नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय के जो है अधिकारियों और जो है सेवकों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसका प्रतिनिधि जो है ये क्या करता है? उच्च न्यायालय के अधिकारियों और जो है सेवकों की नियुक्ति करता है, ठीक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा यानी कि रिट जारी करने का उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है कि वो जो है रिट जारी कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय 32 अनुच्छेद 32 की तुलना में रिट जारी करने के मामले में किसका अधिकार क्षेत्र अधिक विस्तृत है? तो भाई उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय तो मौलिक अधिकार पर ही सिर्फ कर सकता है, लेकिन भाई जो है क्योंकि यह जो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है, कौन भाई? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हर जगह पर जो है रिट जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ वही है भाई, शासन रिट प्रस्तुत करना, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। परमादेश जो है किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ। कौन से रिट अधीनस्थ न्यायालयों में अपना जो है क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करने के लिए रोक करता रहता है? तो प्रतिषेध, ठीक है। अधिकार परीक्षा रिट का क्या उद्देश्य? किसी सार्वजनिक पद को जो है अवैध रूप से हड़पने के रोक। उत्प्रेषण रिट का प्रयोग कब किया जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द करने और जो है मामले को अपने पास मंगवाने के लिए जो है उत्प्रेषण रिट का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये फिर से रिपीट हुआ है तो आप सभी लोग का इस प्रकार से कई बार इसका रिवीजन हो चुका है। उच्च न्यायालय को जो है अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है प्राप्त है? तो अनुच्छेद 227 के तहत। किसी तहत भी अनुच्छेद 227 के तहत ये प्राप्त है। क्या? उच्च न्यायालय के अपने अधीनस्थ है सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों की जो है अधीक्षण की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 227। क्या सैन्य न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण अधिकार लागू होता है? तो नहीं भाई, सैन्य न्यायालयों पर जो है ये लागू नहीं होता है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे किसी ऐसे मामले को जिसमें जो है संविधान की व्याख्या का प्रश्न जो है नहीं, तो उच्च न्यायालय अपने पास किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? तो अनुच्छेद 228 के तहत। अनुच्छेद 228 के तहत जो है क्या कर सकता है भाई? उच्च न्यायालय जो उसको अपने पास मांग सकता है यदि अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा कोई ऐसा मामला है जिसमें क्या हो संविधान की व्याख्या का प्रश्न नहीं होता, तो वो जो है उच्च न्यायालय उसे अपने पास मांग सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 228 के तहत मांग सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? उच्च न्यायालय के पास किन मामलों में जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है? तो वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून और जो है न्यायालय की अवमानना संबंधी मामले जो है ये उच्च न्यायालय के पास जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई कौन करता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है नहीं करता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के जो विवादों के जो है सुनवाई होती है ये केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय नहीं। सांसद या फिर विधायक के चुनाव से संबंधित विवादों की सीधी सुनवाई जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में होती है। एमपी जो है और एमएलए के जो चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं उनकी सुनवाई सीधे कहाँ होती है? संबंधित राज्य के न्यायालय में होती है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है उच्च न्यायालय के पास है या नहीं? तो हाँ बिल्कुल जो है न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है वो उच्च न्यायालय के पास है। न्यायिक पूर्वावलोकन के तहत उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? तो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए जो है कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। न्यायिक पूर्वावलोकन के तहत उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? तो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के जो है कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, ठीक है।
उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने जो उच्च न्यायालय की किस शक्ति को जो है सीमित कर दिया था? तो केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति को जो है 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसके तहत जो है उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, ठीक है। किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय की केंद्रीय कानूनों की जांच करने की शक्ति वापस लौटा गई? तो 43वां जो संविधान संशोधन हुआ भैया 1977, इसके द्वारा जो है लौटा दी गई केंद्रीय कानूनों की जांच की शक्ति वापस इसको जो है उच्च न्यायालय को लौटा दी गई, ठीक है। न्यायालयों की अवमानना के लिए जो उच्च न्यायालय दंड दे सकता है, यह शक्ति उसे क्या बनाती है? तो अभिलेख न्यायालय बनाती है। न्यायालयों की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय जो है दंड दे सकता है, यह शक्ति उसे क्या बनाती है? तो उसे जो है क्या बनाती है? अभिलेख न्यायालय बनाती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय और कार्रवाइयां अधीनस्थ न्यायालय के रूप में जो है के लिए जो है किस रूप में कार्य करती है? तो नजीर या पूर्ण निर्णय के रूप में ये कार्य करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय की कौन थी भैया? तो न्यायमूर्ति लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। कहाँ की थी भैया ये? न्यायमूर्ति लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। भारत में जो है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की ये थी भैया। जो है ये देखो मुख्य न्यायाधीश है, ये जो है सिर्फ महिला न्यायाधीश की पूछ रहा है उच्च न्यायालय की, तो ये जो है अन्ना चांडी थी, ये केरल उच्च न्यायालय की थी। सिक्किम उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गंगटोक भारत का जो है सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव कहाँ आते हैं? बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आते हैं। गोवा राज्य अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है, गोवा राज्य का कोई अपना उच्च न्यायालय नहीं है। यह किस खंडपीठ के अंतर्गत आता है? तो बम्बई उच्च न्यायालय पणजी बेंच के अंतर्गत आता है। पणजी जो बेंच है बम्बई उच्च न्यायालय का उसके अंतर्गत आता है। और बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं जो है नगर हवेली और दमन एवं दीव, ठीक है। अनरकुलम में किस राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है? तो भाई केरल का। केरल का जो है अनरकुलम में जो है क्या भाई उच्च न्यायालय जो है स्थित है। केरलम यहाँ पर कर लेना भाई, इसका नाम केरलम हो गया, केरल का नाम जो है बदल गया, केरलम हो गया, ठीक है। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय मद्रास चेन्नई में है, इसकी एक खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो मदुरै में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो मद्रास चेन्नई में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है भैया? तो मदुरै में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो भाई लखनऊ में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी भाई। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में रांची में हुई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि 1916 में पटना उच्च न्यायालय की और 2000 में जो है रांची, जो झारखंड का क्या है भाई उच्च न्यायालय है, रांची में उसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। तेलंगाना का नया उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भाई? तो हैदराबाद में स्थित है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के लिए जो उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2013 में। 2013 में क्या किया गया था भाई? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए जो है अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना 2013 में की गई थी भाई। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट राज्य और उनके जो है उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भाई? तो ये शिलांग में स्थित है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अगरतला में स्थित है भाई ये। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का साझा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर दोनों में स्थित है भाई। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला में, मेघालय का उच्च न्यायालय जो है शिलांग में। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भाई? बेंगलुरु में। भारत के कितने उच्च न्यायालय और क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक जो है फैला हुआ है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर? तो 3 जो है गुवाहाटी, बॉम्बे, पंजाब एवं जो है हरियाणा, ये जो है कि भाई भारत के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है एक से अधिक राज्यों तक जो है फैला हुआ है, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय हुआ, बॉम्बे उच्च न्यायालय हुआ, पंजाब उच्च न्यायालय हुआ और हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर भाई सिर्फ ये राज्य की बात हो रही है, राज्य में जो है इनका फैला हुआ है। ये एक तो खुद राज्य के हैं ही, मतलब कि जैसे गुवाहाटी असम का है ही, लेकिन और अदर राज्य को भी जो है यही उच्च न्यायालय, ठीक है। ऐसे बॉम्बे जो है महाराष्ट्र का तो है ही, लेकिन जो है और भी लोग जगहों का है। ऐसे ही जो पंजाब पंजाब का भी तो है ही भाई, लेकिन और जगह का भी। हरियाणा उच्च न्यायालय ये भी हरियाणा का और जगह का भी है, इसी प्रकार से, ठीक है। सबसे अधिक जजों के पद किस उच्च न्यायालय में स्वीकृत है? तो जो है इलाहाबाद में 160 जज। कितने भैया? 160। ये देखो प्रश्न यहाँ पर दोबारा आ गया, यहाँ पर कट हो गया। किन 2 राज्य में उच्च न्यायालयों की इमारत का नाम न्याय मंदिर रखा गया? तो गुजरात उच्च न्यायालय पुरानी इमारत और जो है अन्य कुछ
जिला अदालतें हैं उनका नाम जो है क्या रखा गया, न्याय मंदिर रखा गया। किन दो राज्यों के उच्च न्यायालयों की इमारत का नाम जो है न्याय मंदिर रखा गया, तो गुजरात उच्च न्यायालय, पुरानी इमारत और जो है अन्य कुछ जिला अदालत है, ठीक है। हाई कोर्ट की जो है कार्यवाही की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी भाई, जब तक राष्ट्रपति किसी अन्य भाषा की अनुमति ना दे, ठीक है। क्या राज्यपाल हाई कोर्ट की कार्यवाही के लिए हिंदी या राज्य की जो है राजभाषा का प्रयोग की अनुमति दे सकता है, तो हाँ भाई, राष्ट्रपति की जो है पूर्व सहमति से जो है राज्यपाल ये दे सकता है कि हिंदी में हो भाई कार्रवाई या फिर जो है राज्य की राजभाषा में हो, ठीक है। क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और जो है डिक्री स्थानीय भाषाओं में लिखे जा सकते हैं, तो नहीं, उनका जो है अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य है। मद्रास उच्च न्यायालय का नया नाम क्या चेन्नई उच्च न्यायालय कर दिया गया है, तो नहीं भाई, आधिकारिक नाम अभी भी मद्रास उच्च न्यायालय ही है। बॉम्बे कलकत्ता उच्च न्यायालयों के नाम बदले गए हैं या नहीं, तो नहीं, वे अभी तक कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालय ही कहलाते हैं भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अधीनस्थ न्यायालय संविधान के किस भाग में जो है अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन है, तो भाग 6 में है। किसमें भाई, संविधान के भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालयों का। अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 233 से 200 जो है 37 तक जो है क्या भाई, अधीनस्थ न्यायालयों का जो है प्रावधान है 233 से 237 तक। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और जो पदोन्नति कौन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय जो है राज्यपाल किससे परामर्श करता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय से। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय जो है राज्यपाल किससे परामर्श करता है भाई, तो राज्य के जो है उच्च न्यायालय से। जिला न्यायाधीश बनने के लिए जो है कम से कम कितने वर्षों का वकालत यानी कि अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, तो भाई 7 वर्षों का। जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों की वकालत या अधिवक्ता का जो है अनुभव होना चाहिए, तो कम से कम जो है भाई 7 वर्षों का होना चाहिए। क्या संघ या राज्य की सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो नहीं भाई। जिला का जो है सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है, जिला एवं जो सत्र न्यायाधीश कौन होता है भाई, जिला का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है जिले का, तो जिला एवं जो है सत्र न्यायाधीश ये क्या होता है, जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जब न्यायाधीश सिविल यानी कि दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब न्यायाधीश जो है क्या करता है, दीवानी मामलों की सुनवाई करता है यानी कि सिविल मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब न्यायाधीश आपराधिक यानी कि फौजदारी फौजदारी यहाँ पर लिख दिया, फौजदारी मामलों की जो है सुनवाई करता है, तो उसे जो है सत्र न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। क्या सत्र न्यायाधीश किसी अपराधी को मौत की सजा दे सकता है, तो हाँ भाई बिल्कुल दे सकता है। सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई मौत की सजा को लागू करने से पहले किसकी पुष्टि अनिवार्य है, तो उच्च न्यायालय की। भले ही अपराधी ने जो है अपील की हो या नहीं, तो ये उच्च न्यायालय की जो है क्या होती है भाई, पुष्टि जरूरी होती है, चाहे उसने अपील किया हो या ना किया हो। लेकिन अगर मौत की सजा हुई तो भाई उसका जो है उच्च न्यायालय तो उसका जो है क्या करेगा भाई, पुष्टि जरूर से करेगा। जिला न्यायाधीश के अधीन सिविल मामलों यानी कि दीवानी मामलों की सुनवाई कौन करता है, सब ऑर्डिनेट जज करता है। कौन करता है, जिला न्यायाधीश के अधीन जो है सिविल मामलों यानी कि दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। कौन करता है, सब ऑर्डिनेट जज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय भाग 2। इसमें क्या है, जिला न्यायाधीश के अधीन आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता है, तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। जिला न्यायाधीश के अधीन जो है आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता है, तो भाई मुख्य न्यायिक जो है दंडाधिकारी, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अधिकतम कितने वर्षों तक जो है सजा सुन सकता है, कितने वर्षों की जो है सजा सुन सकता है, 7 वर्षों तक की जेल जो है ये सजा सुना सकता है मुख्य न्यायिक जो है दंडाधिकारी। मुख्य न्यायिक जो दंडाधिकारी होता है अधिकतम कितने वर्षों की सजा सुना सकता है, तो 7 वर्षों की। सिविल मामलों में सबसे निचले स्तर का न्यायालय कौन सा होता है, तो मुंसिफ न्यायालय जो होता है ये जो है सबसे निचले मामलों का न्यायालय होता है सिविल मामलों में। आपराधिक मामलों में सबसे निचले स्तर का तो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय जो होता है ये आपराधिक मामलों में सबसे निचला होता है। न्यायिक दंडाधिकारी अधिकतम कितने वर्षों का है, तो 3 वर्षों तक जेल की सजा सुना सकता है। महानगरों के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को क्या कहा जाता है, तो मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट किसको कहा जाता है, जो महानगर के मुख्य न्यायिक जो है दंडाधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है। महानगरों में सिविल मामलों के लिए कौन से न्यायालय होते हैं, तो सिटी सिविल कोर्ट होते हैं। महानगरों में जो है सिविल मामलों के लिए जो है कौन न्यायालय होते हैं, तो भाई सिटी जो है सिविल कोर्ट होते हैं। जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 234 के तहत
अनुच्छेद 234 के तहत जो है ये नियुक्त करता है, ठीक है भाई। किसके तहत? अनुच्छेद 234 के तहत। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के पास होता है? तो अनुच्छेद 235 के तहत। अधीनस्थ न्यायालय पर जो है उच्च न्यायालय का जो है नियंत्रण ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 235 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 235 के तहत ये होता है। किसके पास भाई अधिकार होता है? उच्च न्यायालय के पास, कि जो है वो अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखे। परिवार न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1984 में। 1984 में परिवार न्यायालय जो है अधिनियम पेश किया गया था। परिवार न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाह और जो है पारिवारिक विवादों का शीघ्र और जो है आपसी समझौते से निपटारा। ये क्या है? परिवार न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। परिवार न्यायालय में जो है वकीलों को पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है या नहीं? तो सामान्यतः नहीं, विशेष अनुमति से ही संभव है ये भाई, ठीक है। परिवार न्यायालय को वकीलों को जो है पक्षों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय और विधिक सेवा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1987 में। विधिक सेवा प्राधिकरण कब पारित हुआ था भाई? तो ये जो है 1987 में जो है पारित हुआ था। कब हुआ था भाई? 1987 में जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। NALSA यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। क्या है भाई? जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। NALSA का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है भाई? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। लोक अदालत किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो गांधीवादी जो है सिद्धांत पर समझौता और सुलह के लिए, ठीक है। लोक अदालत किस सिद्धांत पर कार्य करती है? गांधीवादी सिद्धांत पर। पहली लोक अदालत शिविर का आयोजन जो 1982 में कहाँ किया गया था? तो गुजरात में। पहली लोक अदालत शिविर का आयोजन 1982 में कहाँ किया गया था भाई? गुजरात में किया गया था। लोक अदालत को किस प्रकार के न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? तो सिविल न्यायालय यानी कि दीवानी अदालत का जो है क्या मामला प्राप्त है? न्यायालय का जो है दर्जा प्राप्त है लोक अदालत को, ठीक है। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ क्या किसी अन्य न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो नहीं भाई, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ जो भाई किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जाती। इसका निर्णय जो है अंतिम और सभी पक्षों पर जो है बाध्यकारी होता है लोक अदालत का। लोक अदालत में जो है मामला दायर करने के लिए कितनी कोर्ट फीस लगती है? तो कोई भी फीस नहीं लगती, ये मुफ्त होता है। क्या लोक अदालत में लंबित मामलों के साथ साथ ऐसे मामले भी लाए जा सकते हैं जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए? तो हाँ भाई। क्या लोक अदालत में ऐसे आपराधिक मामले निपटाए जा सकते हैं जिसमें जो है समझौता संभव नहीं है? तो नहीं भाई, समझौता होना चाहिए भाई, तभी जो है उसको निपटाया जा सकता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ भाई? तो 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 से जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब से पारित हुआ था? तो 2008 में जो है 2 अक्टूबर 2009 से जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। 2008 में जो है ये पारित हुआ था। ग्राम न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी क्या कहलाता है? तो न्यायाधिकारी कहलाता है। ग्राम न्यायालयों को जो है पीठासीन अधिकारी क्या कहलाता है? तो वो जो है न्यायाधिकारी कहलाता है। ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकारें करती है उच्च न्यायालय के परामर्श से। ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राज्य सरकारें करती हैं उच्च न्यायालय के परामर्श पे। क्या ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई करता है? तो नहीं भाई, ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई करता है ग्राम न्यायालय, ठीक है। ग्राम न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दी गई सजा के खिलाफ अपील कहाँ की जाती है? तो भाई सत्र न्यायालय में। कहाँ पर की जाती है? ग्राम न्यायालय द्वारा जो है ग्राम न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दी गई सजा के खिलाफ अपील ये कहाँ की जाती है? तो भाई ये जो है सत्र न्यायालय में की जाती है। अस्थायी लोक अदालत की स्थापना किस वर्ष के संशोधन द्वारा की थी? तो 2002 में जो संशोधन हुआ था, 2002 में इस वर्ष जो है संशोधन द्वारा जो है 2002 वर्ष में संशोधन द्वारा जो है अस्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई थी। अस्थायी लोक अदालत मुख्य रूप से किन मामलों को निपटाती है? तो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा जैसे जो है परिवहन, डाक, बिजली, पानी आदि को जो है करती है, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो वर्ष 2000 में की गई थी। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की गई थी। ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुआ था? तो 2005 में। कब हुआ था भाई? 2005 में शुरू हुआ था। ई कोड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय नागरिकों को जो है सूचना और जो है संचार तकनीकी से जोड़ना और डिजिटल बनाना। ई कोड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय न्यायपालिका को जो है सूचना और जो है संचार तकनीकी से जोड़ना और डिजिटल बनाना, ठीक है। ये लास्ट पेज हमारा 150 क्वेश्चन थे भाई, तो 150 हो गए। बीच में इसके पहले वाली क्लास में कट गई थी भाई, जब लाइव में कल आया था, इसमें जो है क्लास कट गई थी, इसलिए इसको जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो है अपलोड करना पड़ा, ठीक है।
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड क्या है? तो देश भर के न्यायालयों में लंबित और निपटाए गए मामलों का ऑनलाइन डेटाबेस है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ठीक है। किशोर न्यायालय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के अधिनियम के तहत बच्चों के मामलों की सुनवाई कौन करता है? किशोर न्याय बोर्ड करता है। उपभोक्ता विवादों के जो है निपटारे के लिए जिला स्तर पर कौन सा फोरम कार्य करता है? तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण उद्योग आयोग। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर कौन सा फोरम कार्य करता है? तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राजस्व मामलों का सबसे निचला न्यायालय कौन सा होता है? तो नायब तहसीलदार का न्यायालय। राजस्व मामलों का सबसे निचला न्यायालय कौन सा होता है? तो नायब तहसीलदार का जो है न्यायालय। जिले में राजस्व न्यायालयों का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? भाई जिला कलेक्टर। जिले में जो राजस्व न्यायालय है उनका शीर्ष अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। न्याय पंचायत क्या है? तो ग्राम स्तर पर छोटे दीवानी और जो है फौजदारी विवादों को सुलझाने की वाली संस्था क्या होती है? न्याय पंचायत होती है। न्याय पंचायत क्या है? ग्राम स्तर पर छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों को सुलझाने वाली संस्था है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है? जस्टिन पी.एन. भगवती और जस्टिन वी.आर. किरण अय्यर को जो है क्या कहा जाता है? PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है जनक कहा जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और जो है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 266 दोनों में ये जो है जनहित याचिका किन न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत यानी कि वही रिट जारी करना, ठीक है। और अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय, दोनों जो है इसके तहत जो है जारी की PIL दायर की जा सकती है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों के जो है कामकाज की भाषा कौन तय करता है? तो जो है संबंधित राज्य सरकार करती है। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस प्रकार की है? तो एकीकृत और स्वतंत्र। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस प्रकार की है? तो एकीकृत और स्वतंत्र भाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आज शाम को आप सभी लोग तैयार रहेंगे रिकॉर्डेड लाइव क्लास के लिए। आज ये सुबह में आ गई और जो है बायोलॉजी की क्लास आप सभी लोग की 3 बजे आती है, तो उसको जरूर से देख लेंगे भाई, बहुत बेहतरीन वो बायोलॉजी की क्लास आ रही है, ठीक है। उसमें जो है 250 प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में बहुत ही बेस्ट क्लास है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सीधा आप नेक्स्ट क्लास में।